पे बैक टू द सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा सब्जेक्ट है थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। हमारा आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल फॉर बहुजन समाज। सब टॉपिक है ए थिंकिंग इम्प्लीमेंटेड बाय अशोका द ग्रेट, महात्मा ज्योतिबा फुले, डॉक्टर B.R. Ambedkar एंड महानायक कांशीराम जी एंड महापुरुष ऑफ बहुजन समाज। बी मैसेज ऑफ माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो to India. A huge jump by learning thinking skill. Think is equal to escape plus search. Escape from slavery culture, search for dignified life. And D, CVS does not equal to BVS. इस टॉपिक के ऊपर हमें वक्तव्य देंगे धीमंत कविता राठौर जी। मैं मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैडम आप आज के इस टॉपिक के ऊपर हमें अपना वक्तव्य दें। सामाजिक परिवर्तन आंदोलन से जुड़े सभी सहकारियों को मेरा जय भीम। आई ऑनर एंड विश द ग्रेटनेस इन यू। आप में निहित महानता, मानवता का मैं आदर करती हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ, अर्थात सभी को जय भीम। जैसे कि मैम ने अभी बताया कि आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंट ऑफ थिंकिंग स्किल फॉर बहुजन। कल हमने देखा कि नीड ऑफ थिंकिंग स्किल, उसमें हमने देखा ओरिजिन ऑफ स्लेवरी कल्चर, मीनिंग ऑफ जय भीम, धीमन का मीनिंग देखा, और अनविक्षिक की शिक्षा जो थिंकिंग स्किल की जननी है, जिसे जहां से थिंकिंग स्किल की निर्मित हुई, थिंकिंग स्किल क्या है ये हमने देखा। तो आज सीखेंगे इम्पोर्टेंट ऑफ थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल का महत्व बहुजन समाज में क्या है वो आज हम देखेंगे। तो पहले हम उसके कुछ पॉइंट है, जैसे इम्पोर्टेंट ऑफ थिंकिंग स्किल, उसमें सीखेंगे थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन, सक्सेस एंड फेल्यूर। यानी कि थिंकिंग स्किल की इम्पोर्टेंट हमारे बहुजन समाज में क्यों है। थिंकिंग स्किल कल हमने देखी, तो उसकी इम्पोर्टेंट आज हम देखेंगे। तो जैसे असफलता, पहला प्रयास सीखने में, सोचने का कौशल्य का महत्व, अंत प्रयास नहीं करते और जो अक्सर प्रयास करते हैं वही सक्सेस होते हैं। थिंकिंग इज द रूट ऑफ ऑल एक्शन, रिएक्शन, इंटरेक्शन, सक्सेस एंड फेल्यूर। सोच सभी क्रियाओं, प्रक्रियाओं, अंत प्रक्रियाओं का मूल है। सफलता और असफलता का मूल थिंकिंग स्किल से ही हमें मिलता है, यानी अगर सफल होना है तो हमें थिंकिंग स्किल का यूज करना है। सेकंड है द इंटेंशन ऑफ लीडरशिप डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग स्किल। द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडरशिप यानी नेतृत्व की प्रभावशीलता की गुणवत्ता पर निर्धारित करती है विचारधारा यानी थिंकिंग स्किल। थर्ड है न्यू थिंकिंग एंड न्यू माइंडसेट इज रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन द कॉम्पिटिटिव, डायनामिक एंड अनक्रिएशन इन्वायरमेंट। यानी कि मैं सफल होने के लिए एक नई सोच और नई मानसिकता की आवश्यकता हमें है। यह प्रतिस्पर्धी, गतिशील और अनिश्चित वातावरण में होता है। फोर्थ पॉइंट है competitive advantage are never permanent, they have to be created again and again। इसका मतलब है कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ कभी स्थायी नहीं होते, उन्हें करना पड़ता है बार बार। यानी थिंकिंग स्किल हमें बार बार करनी पड़ेगी, तभी हमारी थिंकिंग स्किल ब्रॉड होगी।
यानी एक बार सोच के हमें रुकना नहीं है, उसमें लगातार कंटिन्यूटी हमें करनी है। फिफ्थ पॉइंट है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन आर द की ड्राइवर्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंड नेशन। जैसे रचनात्मक और नवाचार किसी भी संगठन या राज्य राष्ट्र की प्रगति के लिए प्रमुख चालक है। हमारे राष्ट्र और देश की अगर प्रगति हम करना चाहते हैं तो हमें थिंकिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड utilization of this resource is a great challenge for every organization, state and nation. 6 point लोग किसी भी समय महत्वपूर्ण संगठन है, इंपॉर्टेंट है। इस संसाधन का संगठन, विकास और उपयोग विशाल मस्तिष्क शक्ति यानी हमारी ब्रेन की जो शक्ति है प्रत्येक के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और उसी से हमारा संगठन मजबूत होता है, राज्य और राष्ट्र संगठित होता है। सेवंथ है थिंकिंग इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। देखो सोचना खुद का नेतृत्व करता है, यानी थिंकिंग इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। लीडरशिप इज द स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर टू लीड देमसेल्फ। इसका मतलब कि सोचना खुद का नेतृत्व करने का कौशल्य है। नेतृत्व दूसरों को या खुद का नेतृत्व करने में मदद करने का कौशल्य यानी थिंकिंग स्किल। The quality of our thinking will determine the quality of our future. आपके थिंकिंग स्किल के क्वालिटी पर आपका फ्यूचर डिपेंड करता है। You can analyze the past. हमें पास्ट एनालाइज करना पड़ेगा। You can analyze the past, but you have to design your future. हमारी सोच की गुणवत्ता और हमारे भविष्य की गुणवत्ता पर निर्धारित करते हैं। आप अतीत का विश्लेषण करो। अब हमें अतीत का विश्लेषण करके करना है, लेकिन हमको हमारा भविष्य डिजाइन करना है, यानी अतीत से जोड़ के थिंकिंग स्किल का यूज करके हमें हमारा भविष्य निर्माण करना है। और लास्ट है नो नीड टू चेंज एटीट्यूड अमॉन्ग पीपल, जस्ट टीच देम थिंकिंग स्किल। यानी लोगों के बीच हमें नजरिया बदलने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें हमें क्या सिखाना है, थिंकिंग स्किल, कैसे थिंकिंग कैसे किया जाता है, सोच विचार करने का कौशल्य हमें, यानी उनका नजरिया, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमें चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमें यह सोच विचार करने का कौशल्य उनमें जागरूक करना है, उन्हें निर्मित करना है। To develop need of thinking skill is Bahujan community in 21st century is most important task for Bahujan leaders, और thinking skill is not of Bahujan। यानी कि 21वीं सदी में बहुजन समाज में सोचने का कौशल्य की आवश्यकता का विकास करना हमारे बहुजन नेताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, और ये सोच विचार कौशल्य की आवश्यकता हमें 21वीं सदी में है। तो यमके एसओटी ने कहा है कि थिंकिंग स्किल कैन किल द मास्टर ऑफ कास्ट। सोच कौशल्य जाति का जो राक्षस है उसे मार सकता है, उसे मूलतः नष्ट कर सकता है थिंकिंग स्किल से। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने कहा है अगर हम सोच विचार कौशल्य यानी थिंकिंग स्किल का अगर जिक्र करते हैं तो हमें थोड़ा बैक जाना पड़ेगा, सम्राट अशोक के कार्य में जाना पड़ेगा। तभी से अन्वीक्षिकी हमने देखा कि अन्वीक्षिकी यानी सोच विचार करने की कला वही से प्राप्त हुई है। सोच विचार करने का थिंकिंग स्किल का महत्व तभी से माना है। तो डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखा है, देयर इज ओनली वन पीरियड इन इंडिया हिस्ट्री व्हिच अ पीरियड ऑफ फ्रीडम, ग्रेटनेस एंड ग्लोरी। देखो यही एक मौर्य काल था, एक काल था जिसमें फ्रीडम थी,
ग्रेटनेस था और ग्लोरी थी, दैट इज द पीरियड ऑफ द मौर्य एम्पायर। तो भारतीय इतिहास में केवल एक ही काल था, मौर्य काल, जो स्वतंत्रता, महानता और महिमा का काल माना जाता है। वह मौर्य साम्राज्य का काल था। अन्य सभी समय में देश हार और अंधकार में पीड़ित था। मौर्य काल में जब चतुर्वर्ण पूरी तरह से नष्ट हो गया, जब शूद्र को जनता के समूह का गठन किया और अपने आप में आगे आए और देश के शासक बन गए। खुद ही मौर्य काल में लोगों के हाथ में शासन था, खुद अपना शासन वो चलाते थे। थिंकिंग इम्पोर्टेंट ऑफ बाय अशोका द ग्रेट, जैसे कि हमने बताया कि अभी हम अशोका के काल में थिंकिंग स्किल को कैसे महत्व दिया जाता था और वहां कैसे इसका यूज करता था। तो वैदिक काल में ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति की अवधारणा को महान सम्राट अशोक ने जीवन के सभी क्षेत्रों में सहयोग की मदद से नष्ट किया। थिंकिंग स्किल से इकट्ठा करके सभी समाज को, यह सब समाज को इकट्ठा करके जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जाति प्रथा थी, सॉरी मनुवादियों की, वो पूरा नष्ट कर दिया। उन्होंने अनुभवों का पुनर्निर्माण करके पुनर्गठन के माध्यम से समाज का पुनर्निर्माण किया। उन्होंने कहा कि समाज में जो अनथिंकिंग पीपल है, तो उन्हें थिंकिंग पीपल यानी विचारशील लोगों में बदलना और उनके बीच कोऑपरेशन अगर हम लाते हैं, सहयोग अगर हम उनमें लाते हैं, तो सभी समाज ये कल्याणकारी राज्य बन जाएगा और एक समृद्ध राज्य करके वो हमारे सामने आएगा। तो महान सम्राट अशोक का शासन भी जब सैन्य का आर्थिक शक्ति नहीं थी, क्योंकि अगर उनका क्षेत्रफल में, ये कल भी हमने ये सीखा कि क्षेत्रफल के विषय में अगर देखा तो आज से 3 गुना ज्यादा मौर्य काल का साम्राज्य था, हमारा भारत था। तो तब निश्चित रूप से विचार शक्ति, द थिंकिंग स्किल यानी आइडिया पावर विकसित कर रहा था और उसे विकसित करने के लिए महान अशोक को सभी स्तरों पर सोच विचार कौशल यानी थिंकिंग स्किल के विकास और पोषण में निवेश करने की आवश्यकता उन्हें लगी और संभाव्य आंदोलन में द पॉजिटिव मूवमेंट और एक सामाजिक परिवर्तन आंदोलन, जिसे हम द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट की और एक नया कदम हुआ और जिसका परिणाम मौर्य साम्राज्य में एक कल्याणकारी समृद्ध राज्य निर्माण हुआ। जब मौर्य काल में सम्राट अशोक के बारे में थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि जब कलिंग का युद्ध हुआ 261 में, जब कलिंग का युद्ध हुआ, तब पूरा कलिंग जो राज्य था, पूरा बहुत रक्त हानि हुई, मनुष्य हानि हुई, जीवित हानि हुई, वित्त हानि हुई। और उन्होंने जब देखा कि पूरा जो कलिंग की नदी है पूरी रक्त से बह रही है, पूरा पानी लाल हो रहा है, और उनके उनका मन परिवर्तन हुआ कि ये युद्ध नीति, ये जो हम साम्राज्य की समृद्धि कर रहे हैं, तो ये युद्ध नीति उन्होंने रोक दी। वो जो कलिंग युद्ध के बाद में जो उनमें परिवर्तन हुआ, उनके मन में जो परिवर्तन हुआ, उसमें उन्होंने 3 संकल्प लिए। उसमें पहला संकल्प था मैं युद्ध नीति का त्याग करूंगा, उन्होंने पहला संकल्प लिया। उसके बाद दूसरा है अमानुषता और वैमनस्य का त्याग करूंगा, और तीसरा संकल्प उन्होंने लिया कि जो पूरा राज्य है, मैं कल्याणकारी समृद्धकारी समाज निर्माण करने का प्रयत्न की पराकाष्ठा करूंगा। और ये तीनों ही संकल्प उन्होंने ना कि खुद बोले, वो अपने आचरण में भी लाए, पूरे समाज को कल्याणकारी राज्य में परिवर्तित उन्होंने किया। प्रयत्नों की पराकाष्ठा की उन्होंने समाज को समृद्धि और कल्याणकारी बनाने के लिए।
लेकिन जब बृहद्रथ की हत्या हुई, शुंग पुष्प ने उन्होंने उसकी हत्या की, तो तब हमारा समाज में हमारे पूरे अधिकार छीन लिए गए, जैसे शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि हमारा नॉलेज, थिंकिंग स्किल हमें नहीं मिला, ये शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया। फिर उसके बाद संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया, और तीसरा शस्त्र न रखने का अधिकार। ये तीनों अधिकार हमसे छीन लिए गए, और बहुजन समाज फिर उनकी जो प्रगति को, यानी उनका जो डेवलप है वहां रोक लग गई। तो उन्होंने कहा है, द क्वालिटी ऑफ थिंकिंग will determine the quality of our future. Whatever we attain must be situation for a long time to achieve the success of the mission. सम्राट अशोक कहते हैं कि सोच की गुणवत्ता हमारे भविष्य की गुणवत्ता निर्धारित करती है। जैसे हम सोचेंगे वैसा हमारा फ्यूचर भी ब्राइट होगा। हम जो कुछ भी प्राप्त करते हैं मिशन की सफलता प्राप्त करने के लिए, वो लंबे समय तक कायम नहीं रहेगा। जो भी हम प्राप्त करते हैं वो लंबे समय तक प्राप्त नहीं हो सकता, लेकिन हमारी जो सोच विचार करने की शक्ति है उससे हमारा फ्यूचर बेटर होता है। फॉर द चेंजिंग द सोसाइटी फॉर अनथिंकिंग पीपल टू थिंकिंग पीपल, ही रिकंस्ट्रक्ट एंड रिकंस्ट्रक्शन द सोसाइटी बाय रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर एक्सपीरियंस। समाज में अनथिंकिंग पीपल से थिंकिंग पीपल में बदलने के लिए अपने अनुभवों के पुनर्निर्माण के द्वारा हमें समाज का पुनर्गठन और पुनर्निर्माण करना है। तो साथियों, हम देखेंगे कि सम्राट अशोक, जो महान सम्राट अशोक का महान कल्याणकारी राज्य, तो वहां शासन कैसा था, उनका कल्याणकारी या समृद्धिशाली शासन क्यों कहलाता था, उसके बारे में देखेंगे। तो सोशल वेलफेयर पॉलिसी ऑफ अशोका, उनकी जो पॉलिसी थी वो सोशल वेलफेयर थी, सभी के लिए कल्याणकारी थी। उसमें है फ्रीडम ऑफ द पीपल, सभी को फ्रीडम मिला जाता था। अब ये फ्रीडम कैसा था, तो लोगों को स्वतंत्रता दी जाती थी, फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। तब मौर्य काल में फ्रीडम ऑफ थिंकिंग, सोच विचार करने की सभी को स्वतंत्रता थी, सोचने की स्वतंत्रता, लर्न, टीच और स्पीक, यानी सीखने की, बोलने की, और लर्न सीखने की, टीच सिखाने की, स्पीक और एक्सपीरियंस ऑफ ओन व्यू, खुद के एक्सपीरियंस को डेवलप करते थे सोच विचार करके। अपने विचारों को जाने, सीखो, बोले और अभिव्यक्ति करे। यह एजुकेशन यानी अन्वेषी में जो सोच विचार करने की थिंकिंग स्किल है, वो कल ही हमने सीखा इसमें कि केजी से पीजी तक, यानी छोटे बच्चों से स्नातक यानी पीजी तक ये विचार कौशल्य की विद्या सिखाई जाती थी। उसके बाद है शिक्षा का स्वातंत्र्य, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन सबके लिए खुला था, किसी भी विषय या किसी भी विज्ञान को सीखना और पढ़ना, लर्न एंड टीच एनी सब्जेक्ट फॉर एनी साइंस, कोई भी फैकल्टी में कोई भी समाज का व्यक्ति वहां पढ़ सकता था, उसमें किसी के लिए भेद नहीं था। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, टू चॉइस एनी पोजीशन एज पर द विल ऑफ द पर्सन, वो अपने पेशे की स्वतंत्रता, व्यक्ति की इच्छा के अनुसार किसी भी पेशे को चुन सकते थे, उसकी आजादी मौर्य काल में थी। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, वहां धर्म को बांधा नहीं जाता था। मौर्य काल में सम्राट अशोक के कार्य में धर्म को बांधा नहीं जाता था, स्वतंत्र रूप से था। धर्म की स्वतंत्रता, इक्वल ऑनर टू ऑल रीजनल, सभी धर्मों को समान सम्मान, ऑनर मिलता था, सभी के लिए समान कायदे और सभी धर्मों को समानता वहां मौर्य काल में थी। उसके बाद फ्रीडम ऑफ मूवमेंट throughout the country or to breathe in open atmosphere, पूरे देश में
कहीं भी खुले वातावरण में सांस लेने की स्वतंत्रता थी, यानी कोई पासपोर्ट नहीं चाहिए था, कहीं भी जाने का पूरा फ्रीडम था, कहीं भी घूम सकते थे, कहीं भी जा सकते थे, पूरी स्वतंत्रता उन्हें थी। फ्री फ्री और कंपल्सरी यूनिवर्सल एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए निशुल्क अनिवार्य सार्वभौम शिक्षा, ये यानी निशुल्क। देखो ये शिक्षा प्रणाली आज की अगर देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम में हमें बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, डोनेशन देना पड़ता है, लेकिन तभी जो एजुकेशन था वो निशुल्क था, अनिवार्य था यानी कंपल्सरी था, और सार्वभौम यानी यूनिवर्सल शिक्षा दी जाती थी। सभी वर्णों, धर्म, लिंग, नागरिक, उसमें महिला, जाति और कोई भी पार्थ का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई जाति का हो, महिला हो, जेंट्स हो, सभी के लिए ये समान शिक्षा दी जाती थी। 8 से जैसे केजी का जो बच्चा, कल मैम ने एक क्वेश्चन किया था कि केजी से क्यों, तो केजी से ही हमारा एजुकेशन स्टार्ट होता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 7 साल का ही बच्चा होता है, क्योंकि जो बेस है एजुकेशन का वो केजी से ही शुरू होता है। तो केजी से पीजी तक, यानी हमारी जो पीएचडी डिग्री है, पीजी मास्टर ऑफ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी पूरा इसमें थिंकिंग स्किल सभी के लिए कंपल्सरी थिंकिंग स्किल सिखाई जाती थी। फ्री एंड इजी हेल्थ ऑफ ऑल, सभी के लिए निशुल्क और आसान स्वास्थ्य सुविधा थी, न केवल लोगों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी एजुकेशन जानवरों के लिए भी अस्पताल, दवाइयां दी जाती थी, पशु पक्षियों के लिए भी समृद्धशाली ये मौर्य काल था। उसके बाद हर्बल चिकित्सा, जो हम आज एलोपैथिक देखते हैं, तो उसमें हर्बल चिकित्सा भी उन्होंने प्रणाली यहाँ बताई है। नेशनल हाईवे जो हम देखते हैं, नेशनल हाईवे उस जमाने में सम्राट अशोक के जमाने में, मौर्य काल में बड़ी बड़ी सड़कें उन्होंने बनाई थी, व्यापारी और पर्यटन के लिए राष्ट्रीय महामार्ग यानी हाईवे उन्होंने बनाए थे। उसी के साथ रास्ते पर बड़े बड़े पेड़, यानी अगर कोई प्रवासी या कोई ये थक जाए तो वो छांव के नीचे बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकता है। और उसी के साथ उन्होंने कुछ किलोमीटर पे कुआं खोदा था पानी पीने के लिए, वो भी सुविधा उन्होंने जगह जगह पे कुआं और पेड़ लगाए थे और पानी के लिए उन्होंने व्यवस्था की थी। उसके बाद जो खेती करते थे तो उसमें वो वनस्पति यानी औषधि खेती उन्होंने बताई थी। महात्मा ज्योतिराव फुले उन्होंने ये पूरी सुविधा उन्होंने मौर्य काल में दी थी, इसीलिए सम्राट अशोक का जो कार्य है, जो काल है, उसे कल्याणकारी और समृद्धि का यानी सोने की चिड़िया का भारत उसे कहा जाता है। तो यही सब चीजों की वजह से जो मौर्य काल है वो समृद्धिशाली, कल्याणकारी और सभी के लिए एक अच्छा आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, इसकी एक मिसाल यानी सम्राट अशोक का मौर्य काल है। इसीलिए इतिहासकार ने भी उनको उनके बारे में लिखा है। चीन के जो हुयांग फाइयान है, उन्होंने भी अपने बुक्स में लिखा है कि जो भारत में समृद्धशाली जो राज्य है, सोने की चिड़िया भारत देश को कहा जाता है, तो वो सम्राट अशोक का कार्य है मौर्य काल। इसके बाद हम देखेंगे साथियों की महान ज्योतिबा फुले। महान ज्योतिबा फुले ने थिंकिंग स्किल इम्प्लीमेंट कैसे किया, तो आप सभी जानते हो महात्मा ज्योतिबा फुले। महात्मा ज्योतिबा फुले ये महाराष्ट्र के हैं। 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र के सातारा जिले में कटगुन इस गांव में उनका जन्म हुआ है। महात्मा ज्योतिबा फुले को महाराष्ट्र में मार्टिन ल्यूथर किंग, महाराष्ट्रातील आद्य समाज सुधारक, स्त्री शक्तीचे जनक, क्रांती सूर्य यह नाम से गौरवित किया जाता है। उन्हें
बड़े सम्मान पूर्वक ये उपाधि दी जाती है क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले। तो जब वो 9 साल के थे, सॉरी 9 महीने के थे, तब उनकी माँ का देहांत हुआ और उनकी आयु 13 साल की थी, तभी उनका विवाह सावित्रीबाई फुले के साथ हुआ। ईस्वी सन 1847 में ज्योतिराव ने थॉमस पेन का राइट्स ऑफ मैन, यह बुक्स ग्रंथ उन्होंने पढ़ा और उनके अंदर समाज की धार्मिक विषमता, यह ईश्वर निर्मित नहीं है, मानव निर्मित है, यह वो समझ गए। उनके मित्र थे जो परांस पे, उनकी शादी में जब वो गए थे तो ज्योतिराव का वहां अपमान हुआ, उनको अपमानित किया गया और वह ये जो कास्ट की तीव्रता को समझ के उन्होंने संपूर्ण कार्य को आरंभ किया। अगर हमें इस गुलामगिरी से निकलना है तो एजुकेशन यानी शिक्षित होना बहुत जरूरी है और उसके साथ हमें थिंकिंग स्किल का यूज करके हम एजुकेशन में डेवलप करके हमारा बहुजन समाज को इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। और उसी का उन्होंने उसी की क्रांति उन्होंने शुरू की। तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जैसे सार्वजनिक सत्य धर्म है, गुलामगिरी, इशारा, ब्राह्मणांचे कसब, शेतकऱ्यांचा आसूड, अस्पृश्यांची कैफियत, तृतीय रत्न उनका नाटक बहुत फेमस है। गुलामगिरी ये जो उनका ग्रंथ है ये उनके मृत्यु के बाद इसका लोकार्पण हुआ। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के पोवाड़े उन्होंने लिखे हैं और सबसे बड़ा कार्य हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में उन्होंने जो लेडीज, जो महिला कभी पढ़ नहीं पाती थी या चूल या मूल यानी घर 4 दीवारों में जो बंदी थी, उनके लिए उन्होंने शिक्षा का द्वार खोला। इसके लिए उन्होंने 1848 में महाराष्ट्र में पहले पूना में बुधवार पेट में भिड्याच्या वाड्यात, भिड्या का जो वाड़ा था उसमें पहली स्कूल सावित्रीबाई फुले जो उनकी पत्नी थी क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जो भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, उनको साथ लेकर महिला के लिए स्कूल की शिक्षा सबके लिए खुली कर दी। और आज हम जो यहाँ बैठे हैं, जो अलग अलग पोस्ट में महिला अपना कर्तव्य निभा रही है, वो ये उन्हीं की बदौलत में है। तो 1860 में विधवा पुनर्विवाह, क्योंकि उस टाइम जब छोटी बच्चों का शादी हो जाती थी और फिर उनके पति बहुत बड़े रहते थे और जल्दी मर जाते थे, तो जल्दी वो कम उम्र में विधवा बन जाती थी। तो विधवा का पुनर्विवाह करने के लिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह केंद्र स्थापित किया। उसके बाद बाल हत्या प्रतिबंध गृह उन्होंने 1863 में खोला। 1873 में उन्होंने उनका सभी को पता है कि उनका बड़ा कोटेशन है, सभी जानते हैं कि विद्ये विना मती गेली, मती विना नीति गेली, नीति विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र खचले और इतके अनर्थ एका अविद्येने झाले। ये जो उनका कोटेशन है ये बहुत ही अर्थपूर्ण है और ये कोटेशन उन्होंने अपने किसान का कोड़ा, जिसे शेतकऱ्यांचा आसूड कहते हैं, उस ग्रंथ में उन्होंने 1883 में लिखा था। और इसका जो भावितार्य है या इसका जो मीनिंग है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही सिंपल रूप से जो अपने डॉक्टर धीमंत पी.आर. आंबेडकर सर जी ने उसका ट्रांसलेट किया है, वही मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो फर्स्ट है विद्ये विना मती गेली, यानी we have lost our ability to think and develop emotion intelligence in the denim of education of forced ignorance, यानी विद्या के संपूर्ण निषेध के द्वारा हमारी सोचने की क्षमता एवं भाव शुद्धि को नष्ट कर दिया गया। हमारी शिक्षा का अधिकार छीन लिया गया तो हमारी भाव शुद्धि नष्ट हो गई। उसके बाद है
We have lost our process of self-government in the name of the ability to think and develop emotional intelligence. यानी विचार करने की क्षमता व भावशुद्धि के संपूर्ण निषेध से हमारी साधुता, नीतिमत्ता भ्रष्ट कर दी गई। हमारी विद्या की शक्ति गई, हमारी भावशुद्धि गई। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी जो नीतिमत्ता थी वो भी भ्रष्ट हो गई, वो भी कम हो गई, हमारी भावशुद्धि चली गई। We have lost our process of dynamic in absence of the self government. यानी साधुता, स्वशासन के अभाव के प्रगतिशीलता व समृद्धिशीलता का ह्रास हो गया। हमारी भावशुद्धि जाने के बाद हमारी प्रगति नहीं हुई, हमारी गति को वहां फुल स्टॉप लग गया, हमारी गति हो नहीं पाई। तो how slavery injured the humanity by this unforced denim of education. कितना अमंगल, अनहोनी कर दिया इस विद्या बलात् निषेध के षड्यंत्र ने। विद्या नहीं मिली, इसीलिए हमारी पूरा हमारा ह्रास हो गया। We have lost subsequently our financial system in the absence of the process of dynamic. हमारी जो तद्वत परिणाम गतिशील समृद्धता के अभाव से वित्त व्यवस्था का ह्रास हो गया और हमारे यानी वित्त, हमारे पास शिक्षा नहीं तो हमारी नीतिमत्ता, हमारी गति गई और हमारा वित्त भी, पैसे भी नहीं रहे। शूद्र downfall was caused disturbance of the फाइनेंशियल सिस्टम। पूरी फाइनेंशियल सिस्टम, हमारी वित्त व्यवस्था नष्ट होने के कारण शूद्र को भयानक अंधपतन और अनर्थ हो गया। एंड द इंटर डाउन ग्रेडनेस वाज द कॉज ओनली बाय कॉज इग्नोरेंस और बाय डेनिम ऑफ एजुकेशन फॉर फोर्स इग्नोरेंस। हम शूद्रों को यह भयानक अर्धपतन केवल अज्ञान से या शिक्षा का निषेध करने के कारण ही हुआ है। यानी हमारा शिक्षा हमें नहीं मिली, इसी की वजह से जो शूद्र जिसकी मति गई, उसके बाद नीति गई, गति गई, वित्त गया और उसके बाद शूद्र पूरा खच गए, जो नीचे हो गए, उनका डेवलप पूरा कम हो गया। तो बहुत अच्छे से उन्होंने पी.आर. अम्बेडकर सर ने इसका विश्लेषण रूप से हमें बताया है। विद्या विना यानी महात्मा ज्योतिबा फुले ने सोच विचार करने का कौशल्य, और शूद्र को कोई भी ज्ञान संपादन करने का हक नहीं था और धर्म और सामाजिक परंपराओं के बेड़ी से महिलाएं जकड़ी रही थी। उन्हें कोई भी स्वातंत्र्य नहीं था। शूद्रों को ही मानसिक गुलामगिरी नष्ट करने में, उन्हें दारिद्र्य से बाहर निकालने के लिए निश्चित महात्मा ज्योतिबा फुले ने निश्चित किया कि पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला और तभी से ये पूरा स्कूल यानी शिक्षा का द्वार सबके लिए खुल गया। जाति भेद के सुसंस्कृत जीवन का सबसे बड़ा शत्रु, इसी का निर्मूलन करने के लिए प्रचलित समाज व्यवस्था की जन्मजात उच्च नीचता कल्पनाओं को उखाड़ने फेंकने चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ज्योतिराव ने कहा कि इसीलिए सामाजिक क्रांतिकारक बने और बाबा साहब ने उनको अपना गुरु माना, महात्मा ज्योतिबा फुले को। तो उसके बाद हम देखेंगे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब का परिचय देना ये बहुत यानी वो एक ज्ञान का सागर है और उनके बारे में बताना यानी समंदर में से कुछ मोती चुन के आपके सामने रखना। क्या इतना बड़ा ज्ञान का सागर है तो बहुत कुछ इसमें छूट जाएगा, तो उसके लिए मुझे माफ भी करना।
डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा, उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ है। ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का कार्य सभी जगह पे, सभी कार्य उनके अद्वितीय है। एजुकेशन में उनका महान योगदान है। उन्होंने सोच समझा जाना कि अगर बहुजन समाज को बाहर निकालना है इस रूढ़िवादी से, मनुवादी व्यवस्था से, तो इसके लिए शिक्षा बहुत बड़ा शस्त्र है। तो उन्होंने समाज शास्त्री भी कहा जाता है, महान अर्थशास्त्री, संविधान के निर्माता है वो, मानवाधिकार के रक्षण, संसद के विधेयक है, हिंदू कोड बिल, मजदूर उन्होंने संसद में विधेयक जो बनाया है उसमें हिंदू कोड बिल, मजदूर वेतन बिल, पेंशन बिल, पीएफ बिल, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल, जनप्रतिनिधि का बिल। उसके बाद संगठन को उन्होंने बहुत महत्व दिया है। उन्होंने कहा है कि संगठन, अगर किसी भी समाज को रूढ़ी परंपरा से या खुद को डेवलप करना है तो उसमें संगठन होना बहुत जरूरी है। शैक्षणिक कार्य में उन्होंने मिलिंद कॉलेज, सिद्धार्थ कॉलेज, राजनीतिक संगठन में उन्होंने शेड्यूल कास्ट ऑफ फेडरेशन, स्वतंत्र मजदूर पार्टी उन्होंने बनाई। और उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने हु वाज द शूद्रा, उसमें उन्होंने बताया है कि जाति एक जटिल प्रक्रिया है और उसमें से अगर हमें निकालना है तो एजुकेशन के साथ हमें थिंकिंग स्किल का यूज करना बहुत जरूरी है। उसके साथ ही उन्होंने नारी को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, मैटरनिटी बेनिफिट, जो आज हम सभी जॉब करते हैं और पहले देखा जाए तो मैटरनिटी लीव नहीं थी, लेकिन 1928 से मैटरनिटी बेनिफिट हमें मिलता है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, राइट टू वोट, महिला मजदूर सुरक्षा कानून, राइट टू डाइवोर्स, या ऐसे महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत सारे उन्होंने अधिकार ये संविधान में बनाए हैं। स्पेशली उन्होंने राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, यानी बहुत सारे उन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किया है। उसके बाद कर्मचारी, हम सभी महिलाएं यहाँ पे कर्मचारी के रूप से है। तो आज जो हम 12 घंटे का वर्क, 12 या 14 घंटे का हटा के 8 घंटे का वर्क, हमारा जो जॉब टाइम है उसमें 8 घंटे का जो वर्क टाइमिंग दिया है वो भी हमें बाबा साहब की देन है। उसके बाद संडे जो हमें छुट्टी मिलती है वो भी हमारे बाबा साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पीएफ बहुजन शूद्र के ओबीसी, जो आज ओबीसी में हम कहलाते हैं, वो भी डॉक्टर बाबा साहब ने दिया है। उन्होंने बहुत बड़े आंदोलन किए। जब क्रांति करनी है, जब समाज में कुछ परिवर्तन करना है, रिकंस्ट्रक्शन उसका करना है, तो उसके लिए उन्होंने आंदोलन किए। उसमें पुणे में काउंसिल आंदोलन, महाड़ का जो 14 तड़े का आंदोलन उन्होंने किया है, नागपुर का आंदोलन, उसके बाद लखनऊ का आंदोलन, बहुत बड़े आंदोलन उन्होंने किए हैं सक्सेस रूप से। उसके बाद अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन उन्होंने किया है, जो कि जो आज ओबीसी, एसटी, एससी, किसान और कर्मचारी के लिए भी उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए हैं और सभी को न्याय दिलाने के लिए वो अपने हक के लिए लड़े हैं। डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं कि नो वन इज एवर बोर्न इज थिंकिंग स्किल थिंकर, no one is never born a thinker. Are we really as innovation as we think? If you don't do your own thinking, so one else will do the for you. यानी कि कोई जन्म से थिंकर बन के या होशियार बन के नहीं आता। हमें अपनी सोच विचार शक्ति को प्रबुद्ध करके हमें समाज में परिवर्तन लाना है। कोई भी कभी एक कुशल विचारक पैदा नहीं होता। क्या हम वाकई अपने ही इनोवेटिव है जितना हम सोचते हैं? क्या हम सच में इनोवेटिव है जितना हम सोचते हैं?
अगर आप अपनी सोच खुद नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। अगर आपका हक है तो आप ही को लड़ना होगा, आप ही को खड़े रहना होगा, आप ही को सोचना होगा। एक आप खुद कोई आपके यानी आपके लिए आपको ही करना है। अगर आपको भूख लगती है तो दूसरा कोई खाना खाता है तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको खुद को खाना है तभी आपका पेट भरेगा। यानी खुद के लिए खुद को ही करना है, खुद के लिए खुद को ही सोचना है और अपने लिए सोचना है और उसी के साथ दूसरों को भी सोचने वाला हमें बनाना है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि उन्होंने 3 चीजें हमें सिखाई है एजुकेशन में, एजुकेट, एजिटेट और दूसरा है ऑर्गेनाइज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूंगी। एजुकेट यानी इस आदेश का अर्थ है शिक्षित बनो और शिक्षित करो, विचार करना सीखो एवं विचार करना सिखाओ। लर्न टू टीच थिंकिंग स्किल, जो समाज अपनी युवा पीढ़ी सोच विचार करने में प्रवीण नहीं हो सकती, वह समुदाय राष्ट्र के शासन प्रशासन की सम्मानित भागीदारी का पात्र नहीं हो सकता। अंततः शिक्षा की परिभाषा उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इक्वल नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग स्किल। उसके बाद उन्होंने कहा है कि एजिटेट क्या है, संघर्ष करो या आंदोलित करो। इस आदेश का अर्थ सफल नहीं है जब तक व्यक्ति को कुछ संभावना नहीं दिखती या नहीं दिखाई जाती। वह व्यक्ति संघर्ष या आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं उतरता। अर्थात इस आदेश के गर्भ में संभावना या शक्यता का अंतर्भाव विहित है। अर्थात एजिटेट का प्राथमिक अर्थ है संभावना सीखो और संभावना सिखाओ। लर्न टू पॉसिबिलिटी टीच एबिलिटी, संभावनाओं का शोधन करने वाला, संभावनाओं का निर्माण करने वाला एवं संभावनाओं को देखने वाला और दिखाने वाला ही लोगों को संघर्ष की कामयाब दिशा में आंदोलन को ले जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा है तीसरा उनका ऑर्गेनाइज, संगठन करो और संगठित हो। इस आदेश का अर्थ उसी तरह सरल प्रतीत नहीं होता। हजारों जाति और उपजाति में बटे समाज को हमें संगठित कर उन्हें शासक करती जमात का जो बहुजन समाज में पुनर्गठन या संगठीकरण अत्याधिक कठिन कार्य में है। तो उसमें परंतु हमें क्या करना है, इसे निर्माण एक चुनौती है क्योंकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, तो इसे हमें संगठित करना है, इकट्ठा करना है, अर्थात हमें इसे ऑर्गेनाइज करना है। गर्भ से क्रिएटिविटी या नवनिर्मित का बीज अंकुश नहीं होता। अंततः ऑर्गेनाइज का अर्थ ईमानदारी से निम्नतर कार्य करे, सृजनता सीखो और सृजनता सिखाओ। लर्न क्रिएटिविटी एंड टीच क्रिएटिविटी। अर्थात उन्होंने कहा है कि एजुकेट, लर्न, थिंकिंग स्किल, थिंकिंग टीच और एंड क्रिएट कम्युनिटी फॉर ऑफ एक्सलेंट थिंकिंग पीपल। एजुकेट, लर्न पॉसिबिलिटी, लर्न teach possibility and stage the movement. Organize, learn creativity, learn teach creativity and create a India society of large full of excellent thinking citizen। यानी सभी समाज के प्रत्येक नागरिक को ये थिंकिंग स्किल हमें सिखानी है, ऐसे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बताया है। और उन्होंने इसके जो सार है उसका जो आज के समाज में जो प्रचलित हुआ है, तो उनके बारे में डॉक्टर बाबा साहब ने बोला था कि 18 मार्च 1956 में आगरा में जो रामलीला मैदान में उन्होंने अपना भाषण दिया था, अपना वक्तव्य रखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है,
मैं समझता था कि ये लोग पढ़ लिख कर अपने समाज का नेतृत्व करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो सहकारियों, हमें ये सोचना होगा कि आज जो हम इस स्थिति में हैं, ये किसकी वजह से है? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की वजह से है। आज जो हम ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड मोबाइल यूज करते हैं, ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, पर्स है, सैंडल है, बहुत सारी ब्रांडेड चीजें यूज करते हैं, तो वो ब्रांडेड पर्सन को हम भूल गए हैं, उन्होंने जो सिखाया है वो भूल गए हैं। तो वो सीखने का और उसे समझने का, सोच विचार करने का समय आ गया है। आज हमें इकट्ठा होकर ये सब हमें आत्मचिंतन करना है, और ये थिंकिंग स्किल एजुकेशन का जो मूल रूप में महत्व है वो हमें सिखाना होगा, समझना होगा। उसी का सार लेकर महानायक काशीराम उसी का सार लेकर महानायक काशीराम जी ने पूना में यमकेएसओटी की स्थापना की, जो कि आज हम पीपीएससी में सभी नारी शक्ति का प्रदर्शन कर सक रहे हैं, या हमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो उसमें जो पीपीएससी का मूल मंत्र है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय के लिए पीपीएससी का निर्माण किया गया है। महानायक काशीराम जी कहते हैं, उन्होंने अपने जीवन में 3 महत्वपूर्ण संकल्प लिए थे। उन्होंने कहा है कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा। उसके बाद दूसरा, बहुजन समाज ही मेरा घर है। और तीसरा, मैं जीवन में कहीं भी संपत्ति का संग्रह नहीं करूंगा। ऐसा सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, ये संकल्प सिर्फ उन्होंने लिए नहीं, तो उनके जीवन में उन्होंने ये फॉलो किए हैं। किसी भी व्यक्ति के माइंड को सेट करना है, या किसी भी व्यक्ति के माइंड को इनक्लोज माइंड सेट से ओपन माइंडनेस में बदलना कठिन कार्य है, और यही संभव है थिंकिंग स्किल से के माध्यम से हम ये पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए हमारे जीवन के प्रवास में थिंकिंग को शामिल करना बहुत ही जरूरी है। महानायक काशीराम जी ने 6,743 जाति में से तकरीबन 1000 जाति के आसपास पूरा संगठित किया, उन्होंने जोड़ी, और उनका ये जो त्याग की भावना थी, हमारी भी ये भावना यानी त्याग की भावना रहनी चाहिए। हमारा भी इसमें कंट्रीब्यूशन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका जो एमकेएसओटी का जो पीबीएससी के माध्यम से जो अधूरा काम रह गया है, वो पीआर आम्बेडकर सर ने आगे लेकर हमें भी उसमें कार्य करना है, और हमें इसमें जाति तोड़ा समाज जोड़ा, यानी जाति का जो ये कीड़ा है, जाति का जो ये मॉन्स्टर है, इसे नष्ट करना है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जाति को तोड़ो और समाज को जोड़ो। इसी रूप से हमें आंदोलन में सहयोग करना है, तन मन धन से हमें इकट्ठा आकर हमें तैयारी करनी है, सीखना है और सिखाना है, पहले समझना है। मलेशिया में अपने भाषण में उन्होंने कहा है कि जाति दो-धारी तलवार है। महानायक काशीराम जी कहते हैं कि जाति की जो संवेदना है, जाति की को सेंसिटिविटी है, जो वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है कि जाति एक दो-धारी तलवार है। तलवार सभी ने देखी है। तो ये तलवार जब उठती है, अगर हम बिखरे हुए हैं तो हम जल्दी से टूट जाएंगे, ये तलवार हमें काट डालेगी। लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं, संगठित होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये जाति की जो तलवार है वो हमारा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया है। जाति एक तलवार है, और जो बहुजन समाज है वो टुकड़ों में बटा हुआ है, यानी कच्ची दीवारों से बना ये समाज। तो उसमें अगर ये जाति रूपी तलवार गिरती है तो वो दीवार टूट जाएगी। लेकिन जब हम संगठित होते हैं और ईंट से ईंट लगाकर जब इकट्ठा होते हैं, तो वो दीवार नहीं टूटेगी, बल्कि वो मजबूत होगी, और वो तलवार ही टूट जाएगी या उनको पलटवार होगा। ऐसे बहुत अच्छे रूप से उन्होंने समझाया है। महानायक काशीराम जी कहते हैं
कि समझने वाले को पहले समझना होगा। वही हम कोशिश कर रहे हैं थिंकिंग स्किल के द्वारा इस टीचर ट्रेनिंग यानी वुमन टीचर ट्रेनिंग के रूप से वही समझने की कोशिश कर रहे हैं जो हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हमें खुद को समझना है, सीखना है, समझने वाले को पहले समझना होगा और फिर हमें समझकर समझाना होगा। ये वाक्य, ये बहुत ही अर्थपूर्ण वाक्य कोटेशन महानायक काशीराम जी ने हमें दिया है और यही स्कूल ऑफ थिंकिंग में आज हम समझ रहे हैं और जो भी कुछ समझ रहे हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी को इसमें इकट्ठा होकर समझना है और समझाना है। उसके बाद है मैसेज ऑफ माइंड गुरु डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो। अब ये जब हम थिंकिंग स्किल जो पढ़ते हैं तो इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है क्योंकि डॉक्टर एडवर्ड दी बोनो वर्ड के मास्टर ऑफ माइंड गुरु यानी सबसे बड़े माइंड गुरु उन्हें कहा जाता है। उन्होंने थिंकिंग पर 60 बुक यानी 16 बुक उन्होंने लिखी है और वो 40 यानी 40 भाषाओं में उपलब्ध है। इसकी यानी इसका आप देखिए कि 60 बुक उन्होंने लिखी है और 40 भाषा में ये अवेलेबल है थिंकिंग स्किल की बुक। तो वो कहते हैं एजुकेशन क्या है, उन्होंने कहा है एजुकेशन नॉलेज प्लस थिंकिंग एजुकेशन नॉलेज प्लस इंटेलिजेंस प्लस थिंकिंग यानी पावर इज द पावर ऑफ पॉसिबिलिटी इज द ड्राइवर ऑफ थिंकिंग। एडवर्ड डी बोनो ने कहा है कि कई प्रकार की सोच विचार करने का उपाय, तरीका, औजार उन्होंने हमें समझाया है। बहुत सारे उन्होंने वे से थिंकिंग स्किल समझाने की कोशिश उन्होंने की है। तो उन्होंने पैरेलल थिंकिंग, लिटरल थिंकिंग हमने कल देखा था, इसमें क्रिएटिव थिंकिंग और 6 हेड थिंकिंग ये हम आगे जाके देखेंगे। तो इसके बारे में बहुत अच्छा उन्होंने ये एक्सप्लेन किया है। इस विचार कौशल्य को स्टूडेंट और नागरिक के जीवन में लाना अति आवश्यक है। आज की जो युवा पीढ़ी है जो भारत देश का फ्यूचर बनेगा उसे ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे पास ज्ञान बुद्धि है। डॉक्टर एडवर्ड डी बोनो कहते हैं कि हमारे पास यानी भारत के लोगों के पास ज्ञान है, बुद्धि है, इंटेलिजेंट है, लेकिन उसका यूज करने की जो सोच विचार करने का कौशल्य नहीं है। तो इस सोच विचार करने का कौशल्य उन्होंने बताया है। एजुकेशन पूरा हो गया तो हमें लगता है कि हम एजुकेट हो गए, हम पूरी तरह से शिक्षित हो गए और यही हमारा समाज की मूर्खता है, स्टुपिडिटी है। जब तक हम सोच विचार नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज में इंटेलेक्चुअल क्लास का निर्माण नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है, माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो ने कहा है कि जब तक हम हमारा आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, हमने एजुकेशन के चैप्टर में इसको देखा कि एजुकेशन आज सिर्फ एग्जाम तक या रिजल्ट तक सीमित है, लेकिन जो सोच विचार करने का कौशल्य है वो हमें सिखाया नहीं जाता। भारत में उन्होंने ये भी कहा है कि माइंड गुरु एडवर्ड डी बोनो टू इंडिया frog jump by learning thinking skill. India is not using intelligence skill. इंडिया में, हमारे भारत में जो बुद्धिमत्ता अपने पास है, हम लोगों को यानी आज के यूथ को उसकी अच्छी तरह से यूज नहीं करना आता, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में थिंकिंग स्किल नहीं पढ़ाई जाती। जब तक समाज में यूथ हमारा या हम थिंकिंग स्किल नहीं सीख पाते या समाज में थिंकिंग स्किल का यूज नहीं करते, तब तक हमारा समाज या यूथ डेवलप नहीं होगा, इनोवेटिव, क्रिएटिव नहीं कर पाएगा। और खास करके जो प्रीवियस क्लास है उनके अंदर अगर हम थिंकिंग स्किल या सोच विचार करना उनमें सिखा दे तो
इंडिया फ्रॉग जंप ले सकता है, ऐसा एडवर्डी बोनो ने कहा है। यानी एक बड़ा जंप लेकर वो अपना डायरेक्ट डेवलप कर सकते हैं, जो अपनी आज की कंडीशन है। तो उन्होंने कहा है जो आज की हमारी कंडीशन है उससे बेटर कंडीशन तक हम पहुंच सकते हैं, लेकिन आज से हमें हमें खुद में यूथ के पास थिंकिंग स्किल नहीं है, इसीलिए इंडिया में थिंकिंग स्किल सिखाई जानी चाहिए। एजुकेशन सिस्टम में अगर विचार कौशल्य सिखा दिया जाए तो इसमें बहुजन समाज में जो अनथिंकिंग क्लास है, तो जो पिछड़ा हुआ क्लास जिसे हम कहते हैं, तो उस क्लास को हम थिंकिंग स्किल सिखाए तो वह एक बड़ा फ्रॉग जंप ले सकता है। यानी अनथिंकिंग पीपल से थिंकिंग पीपल और अपना खुद का डेवलप कर सकता है। एक जो आज पिछड़ी हुई जाति जो समझी जाती है, वो डायरेक्ट फ्रॉग जंप लेकर अपना खुद का डेवलप करके अपना समाज को आगे ला सकता है, अपना डेवलप कर सकते हैं और अपना आज का जो कंडीशन है उससे कई गुना बेटर कंडीशन में वो आ सकते हैं, ऐसा एडवर्ड बोनो ने कहा है। The biggest problem of the world is not climate change but inadequate thinking। यानी उन्होंने कहा है एडवर्ड बोनो ने, दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन का नहीं है, बल्कि हमारे पास जो अपर्याप्त सोच है वही इसका अनडेवलपमेंट का कारण है। अगर हमें डेवलप होना है तो हमारी सोच विचार शक्ति को डेवलप करना होगा। उसके बाद हम देखेंगे थिंकिंग इक्वल एस्केप प्लस सर्च। तो हमें यहाँ एक स्थिति का हम वर्णन करेंगे। अगर हमें कहीं से एस्केप करना है, हमें अगर कहीं से एस्केप करना है, कोई जगह हमें छोड़नी है, तो हमें सर्च करते समय भी सोचना पड़ेगा। यानी कोई जगह अगर हम छोड़ रहे हैं तो तभी हमें सर्च करना पड़ेगा, तभी हमें सोचना पड़ेगा। और हम कहीं जा रहे हैं, एस्केप कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तभी हमें थिंकिंग स्किल का यूज करना है। यानी अगर हम एस्केप करना है तो और कोई जगह हम छोड़ रहे हैं तो हमें एस्केप यानी सर्च करना पड़ेगा, और आगे सर्च करने के लिए भी हमें थिंकिंग स्किल का उपयोग करना पड़ेगा। इसीलिए एस्केप प्लस सर्च इक्वल थिंकिंग। यानी हमारे ट्रेडिशनल माइंड में से हमें एस्केप करना है। हमारा जो ट्रेडिशनल माइंड सेट हुआ है उसे हमें एस्केप करना है, उसे हमें छोड़ देना है। और हमें हमारी डिग्निफाइड लाइफ सर्च करनी होगी। हमें हमारी साइंटिफिक एटीट्यूड सर्च करना होगा। पहले तो हमें हमारा साइंटिफिक एटीट्यूड सर्च करना होगा। यानी हम एस्केप के लिए भी थिंकिंग स्किल यूज करते हैं और सर्च करने के लिए, यानी जो छोड़ रहे हैं उसके लिए भी सर्च यूज करना है, और जहां जा रहे हैं उसके लिए भी, यानी हमें कहाँ जाना है वो भी हमें थिंकिंग स्किल में। तो इसमें जो बहुजन समाज में जो ट्रेडिशनल शुरू है, हमारे जो ट्रेडिशनल लाइफ है उसे हमें छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना होगा, उसके लिए भी हमें थिंकिंग स्किल यूज करना है। और हमें ये छोड़ के हमारा छोड़ना और साइंटिफिक एटीट्यूड हमें हमारा थिंकिंग स्किल सोच विचार कौशल्य हमें बढ़ाना होगा। हमारी सोच की गुणवत्ता हमारे भविष्य की गुणवत्ता पर निर्धारित है। यू कैन एनालाइज द पास्ट बट यू हैव टू डिजाइन द फ्यूचर। पास्ट का विश्लेषण करना या पास्ट का विश्लेषण करके ही हमें हमारा फ्यूचर डिजाइन करना होगा। जस्ट टीच थिंकिंग स्किल। सोच स्वयं को नेतृत्व करने का कौशल्य है। नेतृत्व खुद को करना है, नेतृत्व करने के में समाज की मदद करने का कौशल्य हमें सीखना है। थिंक इज द स्किल ऑफ लीडिंग योरसेल्फ। लीडरशिप इज स्किल ऑफ हेल्पिंग अदर ऑफ लीड देमसेल्फ। यानी आज समाज का जो दबा हुआ हिस्सा है उसे बाहर निकालने के लिए
हमें स्केप करने के लिए हमें थिंकिंग स्किल यूज करना है, उसे सिखाना है और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव करने के लिए, क्रिएटिविटी उसमें लाने के लिए, ओपन माइंडनेस करने के लिए भी हमें थिंकिंग स्किल का यानी थिंकिंग का यूज करना है। अगर हमें इसी स्लेवरी कल्चर में से बाहर आना है तो हमें थिंकिंग स्किल को अपनाना होगा, विचार कौशल्य को अपनाना होगा। थिंकिंग स्किल को तेज करने के लिए इसे निरंतर प्रयोग की आवश्यकता है। अगर आज हम थिंकिंग स्किल आज हम सोच लिए और कल नहीं सोचना है, ऐसा नहीं, तो इसे रिपीट करना है, बारंबार इसे प्रयास में लाना है। अपनी सोच कौशल्य को तेज करने के लिए हमें चिंतन कौशल्य के उपकरण, तकनीक और विधियों से लेना होना चाहिए। समस्याओं के हल के लिए हमें उपकरण और संभावनाएं को ध्यान के साथ मनुष्य की संयुक्तिक सोच एक नई परिकल्पना को जन्म देती है और यही एक राजा का साम्राज्य के रूप में शासक बन सकती है। अगर हम हमारा जो बैकवर्ड क्लास है अगर उसे हम डेवलप करना चाहते हैं तो हमें थिंकिंग स्किल यूज करनी पड़ेगी। थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल। सोचने का कौशल्य ही जीवन कौशल्य है। सोच विचार करना यानी थिंकिंग स्किल ज्यादा से ज्यादा सोच में कैसे ला सकते हैं, तो एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पे देना चाहूंगी। जैसे एक पेंसिल को हम लिखते हैं पेंसिल को और उसकी जो नीब है वो फिर वो नहीं लिख पाते, तो फिर हम क्या करते हैं, हम शार्पनर से उसे शार्प करते हैं। यानी ये थिंकिंग स्किल भी वैसे ही है, जैसे सोच विचार कर यानी हमें इसे बार बार जैसे सोच विचार करना वैसे ही हमारे अंदर, जैसे हम पेंसिल को शार्प करते हैं वैसे ही हमारे ओपन माइंडनेस बढ़ेगा और हमारी इंटेलिजेंट पावर डेवलप होगी। हम अगर हमारी सोच विचार को शार्प करते हैं तो हमारा ओपन माइंडनेस बढ़ेगा, इंटेलिजेंट पावर बढ़ेगी, हमारा स्किल डेवलप होगा और हम एक चिकित्सक रूप में प्रॉब्लम को फेस कर पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। जैसे औजार को बार बार शार्प करना पड़ता है, उसे तेज, हमें चाकू भी अगर हम बोचट हो जाता है, सब्जियां कटती नहीं, उसे भी हम शार्प करते हैं। यानी हमारी स्किल भी यानी माइंड में जो माइंड को भी वैसे ही हमें अलर्ट रहना है, शार्प करते रहना है और शार्प करने का एक अच्छा साधन है वो है थिंकिंग स्किल। द रिलेशन बिटवीन intelligence and thinking is like that car and driver of the car। तो एडवर्ड डी बोनो ने कहा है कि हमारे बुद्धि और हमारे विचार यह एक दूसरे के इतना अटैच है जैसे हमारी कार और हमारा ड्राइवर। देखो कि हमारा जो कार, हमारा शरीर एक कार है और ड्राइवर हमारा ब्रेन है। जैसे हम मोड़ेंगे वैसे हमारी कार भागेगी। ऐसे उन्होंने एक छोटा सा उदाहरण देके यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद है CVS नॉट इक्वल टू BVS। तो CVS एंड BVS मैंने अभी इसका उदाहरण दिया था, करंट व्यू सिचुएशन और बेटर व्यू सिचुएशन। तो इसका पहले मैं आपको बताऊंगी कि आज जो सिचुएशन हमारे सामने है तो वो सिचुएशन इससे ज्यादा कहीं बेटर, कहीं गुना यानी 10 गुना ज्यादा अच्छी सिचुएशन होगी। आज की जो सिचुएशन है वह अपने सोचने से कल की सिचुएशन ज्यादा बेटर हो सकता है। अगर आज हम सोचते हैं तो उससे 10 गुना यानी 10 टाइम बेटर कल का होगा, क्योंकि कल और नई टेक्नोलॉजी आती है और हमारे जीवन में नई नई सोच विचार शक्ति भी बढ़ाती है। तो जैसे कि हम मोबाइल देखते हैं, जैसे पहले के जमाने में टेलीग्राम था, खत लिखते थे फिर भेजते थे, वो कितने दिन बाद पहुंचता था। फिर उसके बाद आया लैंडलाइन फोन, डब्बा फोन था लैंडलाइन। फिर उसके बाद आया एक कीपैड फोन, फिर उसके बाद एंड्रॉइड फोन, अब एप्पल फोन। यानी देखो इसमें भी कैसे चेंज हो रहा है। तो वैसे ही हमारी जो सिचुएशन है वो हमारे थिंकिंग से, ये जो सब डेवलप हुई है, ये जो विज्ञान में डेवलप हुई है, तो ये किसने की है? तो ये
किसी भगवान ने या चमत्कार नहीं है, ये हमारी सोच की डेवलप है, ये हमारी सोच विचार की या हमारी थिंकिंग स्किल से ही ये सब हो पाया है। तो ऑलवेज रिमेम्बर थ्री 3D हमें 3C हमें रिमेम्बर करना है, कॉमन, कम्युनिटी एंड कम्युनिकेशन। हमेशा हमें ये सोचना है, याद रखना है। उसके बाद 3D उन्होंने बताया है, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन। इसमें समर्पण, दृढ़ संकल्प और भक्ति। हमें प्रत्येक कार्य में हमारी थिंकिंग स्किल को लगातार शार्प करना है, हमारी पूरे समर्पण से इसे समर्पण भाव से हमें इकट्ठा रह के इसे वर्क करना है हमारी सोच विचार शक्ति से। आप कितने इन्होंने बोला है कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ हाउ लॉन्ग यू हैव रन, देयर इज नो मीनिंग हाउ लॉन्ग यू हैव रन, इन विच डायरेक्शन यू हैव रन इज द मीनिंगफुल। यानी आप कितने समय से दौड़ रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं है। आप दौड़ रहे हो, हम जी रहे हैं, देखो हम जी रहे हैं, लेकिन किस ढंग से जी रहे हैं? क्या हम थिंकिंग स्किल यूज करके जी रहे हैं? सही मायने में जीना क्या है? सोच विचार करके अपनी बुद्धि को शार्प करके जीना ही सही दिशा में जीना है, ना कि आप किसी समय यानी कितने समय से दौड़ रहे हो इसका कोई अर्थ नहीं है, बल्कि आप किस दिशा में दौड़ रहे हो ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट ऑफ थिंकिंग स्किल फॉर बहुजन समाज, तो इसके बारे में जो भी मैं समझने की कोशिश की हूँ वही आपके सामने समझाने का प्रयास किया हूँ। इसमें अगर किसी का किसी रिलीजन के बारे में अगर हर्ट होता है तो मैं माफी मांगती हूँ। और फिर वही कहूंगी कि हमें सम्राट अशोक का राज आएगा और सबको भयमुक्त करेगा। और इसी बात को रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। ओवर टू प्रियंका मैम।